इस देश से ही परिचित नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्हें किस रूप में इस देश को चलाना है शायद यह भी नहीं पता है। और मौजूदा वक्त ने सब कुछ उघाड़ कर रख दिया है। उसकी जमीन से वाकिफ नहीं है, उसकी जमीन पर रेंगते हुए लोगों से वाकिफ नहीं है कि आखिर वह चाहते क्या है। 10 मिनट में इस देश के भीतर में 18,000 टिकटें बुक हो गई। आज इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज दो बातें एक साथ हुई। एक तरफ प्रधानमंत्री बैठे बातचीत करने के लिए अपने तमाम मंत्रियों के साथ, हर राज्य के मुख्यमंत्री से संवाद बना रहे थे कि आखिर 17 तारीख को जब लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद का जो जीवन होगा, उस जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए जिससे वायरस ना फैले, उस जीवन में मुश्किल किस तरीके से नहीं आनी चाहिए जिससे लोग भूखे ना मरे, उस जीवन को जीते वक्त इस बात का एहसास भी रहे कि कहीं एक संकट है और इस बात का खुलापन भी रहे कि आखिर कमाना खाना तो है ही। और दूसरी तरफ अपनी जरूरतों को लेकर जो लोग लगातार अलग अलग देश के राज्यों में फंस गए थे और खासतौर से दिल्ली में फंसे हुए थे, उनके सामने जब एक सवाल आया कि अब रेलगाड़ी कल से चलेगी तो सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगा। 10 मिनट में इस देश के भीतर में 18,000 टिकटें बुक हो गई। यानी कल ट्रेन से जो लोग 18,000 लोग रवाना होंगे 15 राज्यों में 10 मिनट का वक्त लगा। फैसला तुरंत किया था, जाना है जाएंगे। और उसके बाद टिकटें धड़ाधड़ बुक होनी चली गई और एक हफ्ते तक की तो कई टिकटें कई जगहों की बुक हो गई। जहां पर फैसला लेना है वहां पर सिर्फ बातचीत हो रही है। जहां जिंदगी की जरूरतें हैं, उस जरूरत के लिए इस देश का एक आम शख्स हर तरीके से जद्दोजहद करते हुए तुरंत चाहता है कि यह फैसला हो। निजी तौर पर अपने लिए फैसला आम नागरिक कर सकता है, लेकिन इस देश को चलाने वाले कोई फैसला नहीं कर पाते हैं। बड़ा अजीबोगरीब आपको लग रहा होगा कि दरअसल आज इन बातों का जिक्र इस तरीके से क्यों हो रहा है, तो जरा सुन लीजिए। यकीन जानिए, जो लगभग 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उससे ज्यादा जो बैठक चली देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में, उसमें जो बातें निकल कर आई वो हैरान कर देने वाली है। इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि उस बातचीत का मजमून कुछ ऐसा था कि जैसे पता ही नहीं है कि प्रवासी मजदूर नाम की कोई चीज इस देश के भीतर में है और वो जब संकट के तौर पर आएगी तो फिर उसको कैसे सुलझाएंगे किसी को नहीं पता था। लॉकडाउन से पहले नहीं पता था, लॉकडाउन खत्म करेंगे उसके बाद की स्थितियों से पता नहीं है। मजदूर ही इकोनॉमी की रीढ़ है, इससे पहले इसका एहसास ही किसी को नहीं था। पहली बार एहसास हो रहा है। लेकिन इस एहसास के साथ इस बात का भी दर्द है कि यह भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि दरअसल जो जिंदगी भारत के भीतर में एक तबके ने शुरू की है, जिसके पास सारी पूंजी है, अगर उसके हाथ से सिर्फ मजदूर ही छीन लिए जाएं तो वह भी कितने रूप में अपने आप को अपाहिज महसूस करता है, यह भी जानकारी नहीं थी। लगता था टेक्नोलॉजी है, पैसा है, चल जाएगा देश। हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के सामने अपने अपने संकट हैं और उस संकट की सबसे बड़ी परिस्थिति वही प्रवासी मजदूर है जिनकी तादाद लाखों में है। जरा कल्पना कीजिए कि जब 15 राज्यों के लिए कल रेलगाड़ी निकलेगी तो ऐसे में पटना के लिए जो गाड़ी निकलेगी उसमें 1200 लोग सवार होंगे, लेकिन 40 लाख मजदूर बिहार के इस देश के अलग अलग जगहों पर फंसे पड़े हैं। उनकी फिक्र कैसे होगी कोई नहीं जानता है, क्योंकि इन 15 गाड़ियों में मजदूर सफर नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उस पर रिस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो पैसा है, जो टिकट है, वो कोई मजदूर कैसे ला सकता है, कितनी कमाई करके दे सकता है, और उसके जरिए वह एसी में सफर करे और वहां पर कोई रियायत ना हो, वो कैसे पैसा देगा। जो रांची के लिए जो ट्रेन खुली, कल जो खुलेगी, उसमें भी 1175 टिकटें बुक हो गई। अब सोचिए कि झारखंड के तकरीबन 12 लाख लोग अलग अलग जगहों पर देश में फंसे पड़े हैं, लेकिन हम लोग डुगडुगी बजा रहे हैं। राजधानी एक्सप्रेस कल खुलेगी, पटना के लिए, रांची के लिए, हावड़ा के लिए भी खुलेगी। और बंगाल के 37 लाख लोग, ये सारे जो लाख में हम जिक्र कर रहे हैं मजदूरों का, ये सभी रजिस्टर्ड मजदूर हैं। सरकारों को इनकी जानकारी है। जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है, जिनका नाम आधार में नहीं है, जिनका नाम सरकार की लिस्ट में नहीं, उनकी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बैठे हैं और वो पहली बार समझ रहे हैं अच्छा मजदूर नहीं होगा तो उद्योग नहीं चलेंगे, फैक्ट्री नहीं चलेगी,
तब तो बड़ी समस्या होगी। और यह भी समझ में आ रहा है कि रुपए ने एक तबके को आराम तो दे दिया, लेकिन उसी आराम की एवज में गली मोहल्लों से लेकर हर जगह पर जो रोजगार करते हुए लोग हैं, अब अगर वही हट जाएंगे और आपके पास रुपया होगा तो आप कैसी जिंदगी चलाएंगे, यह भी किसी को समझ में नहीं आ पा रहा है। तो क्या 73 बरस आजादी के जब 3 महीने बाद लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री खड़े होंगे तो क्या इस बात का जिक्र करने की हिम्मत दिखा पाएंगे कि हम लोग, यानी वो खुद अपने बारे में कहें, हम इस देश के बारे में नहीं जानते थे कि ये देश चलता कैसे है। ये देश सिर्फ पूंजी से नहीं चलता है, नोट छापने से नहीं चलता है, ये देश मजदूरों से चलता है, किसानों से चलता है। क्या इस एहसास को वो जी पाएंगे? और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जिन्हें उसी जनता ने चुना है, उसी जनता का वोट चाहिए उन्हें, उनके बारे में हर मुख्यमंत्री कहने की स्थिति में आएगा? नहीं आ पाएगा। इसीलिए जब आप चर्चा में यह बात सामने आ रही थी कि मजदूर को भूख लगी और पेट भरने की स्थिति में अगर वो राज्य नहीं आ पाया, वो फैक्ट्री मालिक नहीं आ पाया, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आ पाया, तो अब भूख के कारण कल वो नौकरी के लिए आपके दरवाजे पर आता था, लेकिन अब तो नौकरी भी नहीं है और भूख मिटाने के लिए आप उसको रोटी भी नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या वो लौटेगा या नहीं लौटेगा, यह सवाल है। और अगर वो नहीं लौटेगा तो आप कैसे अपने काम को करेंगे, यह भी एक सवाल है। और यह सवाल भी उठा, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, बिहार के मुख्यमंत्री ने जब यह कहा कि अगले 7 दिनों तक जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, जाहिर 40 लाख जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उतने मजदूरों को आप कैसे लेकर आएंगे, यह भी अपने आप में एक सवाल है। कितनी गाड़ियों से लाएंगे, कितनी रेलगाड़ी चलाएंगे, कितनी बस चलाएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार के पास नहीं है। केंद्र सरकार कितनी मदद करेंगे, दूसरे राज्य कितनी मदद करेंगे, यह भी एक सवाल है। लेकिन उनका कहना है कि 7 दिन के भीतर सारे प्रवासी मजदूर बिहार आ जाएं, उसके बाद हम ताला लगा देंगे और उसके बाद ना कोई बाहर से अंदर आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा। कमाल की सोच है। यानी हर राज्य अगर यह सोच ले कि सब उसके यहां लौट गए और अब आवाजाही बंद हो गई, तो अब आप कल्पना शुरू कीजिए ये देश का मतलब क्या है। और अगर इस देश का मतलब अलग अलग प्रांत के हिसाब से देश का मतलब है, और अब हर मुख्यमंत्री यह कह रहा है कि मैं अपने लोगों को देखूंगा, तो इसके पीछे की उस समझ को समझिए, क्योंकि उसको चुनाव अपने राज्य के वोटरों से ही मिलता है। और प्रधानमंत्री देश का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव समूचे देश के वोटरों को लेकर होता है, तो उनकी मजबूरी है पूरे देश के बारे में जिक्र करना, और तमाम राज्यों की मजबूरी है सिर्फ अपने राज्यों की बात करना। टकराव यहीं से शुरू होता है, और यह टकराव खुले तौर पर बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नजर भी आ गया। ममता बनर्जी ने बहुत साफ कहा, जो गाइडलाइंस आप भेजते हैं वो गाइडलाइंस तो हमारे से पहले मीडिया के पास पहुंच जाती है और आप हम पर आरोप लगाने लगते हैं। इतना ही नहीं, वो गाइडलाइन स्पष्ट नहीं है, इसका जिक्र कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कर गए। उनका कहना स्पष्ट बताइए क्या होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, यानी कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है। अब कल्पना कर रहे हैं कि तमाम राज्यों के सिरमौर बैठे हैं और देश के सिरमौर बैठे हैं और ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कैसे होगा। 5 राज्यों ने कहा लॉकडाउन कंटिन्यू कीजिए, 25 राज्यों ने कहा लॉकडाउन हटा दीजिए लेकिन रिस्ट्रिक्शंस रखिए। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था कि हम अपने राज्य को पूरी तरह खोल देंगे और खोलने के बाद सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। किसी के पास पीपीई का संकट है, किसी के पास मास्क का संकट है, कोई सैनिटाइजर से ही अभी तक हो रहा है, कोई क्वारंटाइन के लिए स्पेस नहीं है किसी के पास यह मुसीबत है कि दरअसल अब टीका कोई आएगा नहीं और दूसरी बीमारियों का इलाज अगर रुका हुआ है अस्पतालों में तो हमारे पास कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यानी इस देश की व्यापकता, इस देश की विविधता, इस देश के भीतर के असमानता, इस देश के अलग अलग समुदाय के जिंदगी को भी समझने की स्थिति में यह देश के सत्ताधारी नहीं आ पाए और ये घंटों चली बैठक के बाद निकल कर आता है। सवाल यह है कि इसके बाद एक नियम कायदे सामने हो सकता है आ जाए जिसमें यह समझ में आए कि क्या पेट की भूख जरूरी है या वायरस से बचना जरूरी है, मौत कौन सी बेहतर है, जिंदगी किस लिहाज से बेहतर है, यह भी अभी तय कर पाने की हम स्थिति में नहीं है। और इसका दूसरा सच यह है कि जो 15 राज्यों के लिए कल जो गाड़ी निकलेगी, हमने उसको भी जब आकलन करना शुरू किया, इस देश का मजदूर सफर नहीं कर सकता है। न्यूनतम किराया जो इस पूरे 15 राज्यों में जा रही है ट्रेन, उसमें
पटना है, रांची है, हावड़ा है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, सिकंदराबाद है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, मुंबई सेंट्रल है, मडगांव है, बेंगलोर है, तिरुवनंतपुरम है, जम्मू तवी है, डिब्रूगढ़ है। अगर सबसे नजदीक की स्थिति में पटना का किराया है, वहां पर जो किराया पटना का लिया जाएगा वो थर्ड एसी का था 1535 रुपए, 1535 मिनिमम किराया था। हावड़ा का किराया मिनिमम 1900 थर्ड एसी का, बिलासपुर का किराया 1950 थर्ड एसी का, मुंबई का किराया 1855 थर्ड एसी का, सिकंदराबाद का किराया 2065, यानी 1500 से 1535 से लेकर 5500 रुपए तक एसी फर्स्ट क्लास तक। अगर तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं तो 5000 से ज्यादा किराया है वहां का। यह एक स्थिति है। तो क्या यह संभव है कि इस देश का मजदूर 1500 रुपए थर्ड एसी में, जहां पर हर डब्बे जो लग रहे हैं वो 3-4 डब्बे थर्ड एसी के लग रहे हैं। सरकार को कमाई चाहिए, सरकार को पैसा भी चाहिए, वहां इसने कोई रियायत नहीं दी है। ले जाने वाले अपना कंबल लेकर जाएंगे, अपना भोजन लेकर जाएंगे, अपना पानी लेकर जाएंगे, अपना मास्क लेकर। एक स्थिति इस तरीके से है। जो मिडिल क्लास ही सही, जो एसी में सफर करेगा 1500, 2000, 3000, 5000 देके, वो फंसा हुआ है। यानी हमारे पास कोई बेसिक प्लानिंग नहीं है, हमारे पास कोई बेसिक समझ नहीं है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुकूल जो इस देश के भीतर मौजूद है। तो क्या यहीं से देश के पुनर्निर्माण की बात क्यों नहीं सोच लेते हैं आप लोग? तमाम बैठे हुए लोग हैं, वहां पर डिस्कशन हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं, संघीय ढांचा छोड़ रहे हैं, केंद्र राजनीति कर रहा है, स्टेट राजनीति कर रहा है। जो बीजेपी शासित राज्य है वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि असल चेहरा तो वही है बीजेपी के लिए। जो कांग्रेस है वह बता रही है कि आप लेबर लॉ नहीं खत्म कर सकते हैं, आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो अपने तरीके समझ रही है। जो दूसरे छत्रप है वो अपनी मुसीबत बचा रहे हैं कि हमारे पास तो यह भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो उसको पहले पूरा कीजिए, नहीं तो कैसे होगा। लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो आखिरी स्थिति यही है। लगभग घंटों, 4 घंटे से ज्यादा बैठक चलती है इस देश के भीतर में, और उसके बाद नतीजा सिफर इस रूप में आता है कि कोई भी ये कहने की हिम्मत